साथियों नमस्कार। आज मैं हूं गांव बाटड़ा नाऊ जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 55 से 60 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। गांव के वरिष्ठ नागरिक मेरे साथ में हैं, तो आज इनसे जानते हैं ये गांव बाटड़ा नाऊ है, कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गाँव है और इसका नाम बाटड़ा नाऊ किस व्यक्ति के नाम से पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शॉर्टली परिचय। मेरा शॉर्टली परिचय, मेरा नाम किशोर सिंह शेखावत है जी। और इसी गांव का मैं रहने वाला हूं जी। जाति से मैं राजपूत हूं जी। और मैंने MA M.Ed किया था जी। और मैं पहले शिक्षा विभाग में टीचर था जी। मई 2016 में मैं अपनी सेवा से रिटायर हो गया। जी। उसके बाद यहीं प्रवास कर रहा हूँ। कहाँ से रिटायर हुए आप? मैं यहीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाटड़ा नाऊ से, गांव के स्कूल से। गांव के स्कूल से। सर आज मैं आपके गांव में आया हूँ, विजिट कर रहा हूँ आपके साथ में जी। तो जो अपना गांव है बाटड़ा नाऊ, इसकी थोड़ी सी मुझे जानकारी जुटानी है आपको। तो ये बाटड़ा नाऊ गांव है, कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गांव है? ये गांव लगभग 300 साल पहले का बसा हुआ है। और इसका बाटड़ा नाऊ शब्द है, ये गांव का नाम है। गांव का नामकरण कैसे हुआ? कैसे हुआ सर? यहाँ पर सबसे पहले जी। 2 भाई आकर बसे थे। जी। उनकी जाति थी बाटड़। जी। बाटड़ गोत्र होता है, जी। वैसे जाति जाट थी। जी। जाटू में गोत्र होता है बाटड़। जी। तो बाटड़ गोत्र के जाट यहाँ आकर बसे थे। जी। तो उनकी जाति के नाम से ही इस गांव का नाम बाटड़ा नाऊ पड़ गया। जी। हाँ, राजतंत्र के ज़माने में कालांतर में यहाँ एक आदमी राजपूतों में बहुत प्रभावशाली हुआ था। जी। और उसके नाम से इस गांव का नाम भी बदल गया था। जी। और इसका नाम उनके नाम से हो गया था, नाथू सिंह की नाऊ। जी। लेकिन 1947 में देश आज़ाद होने के बाद 1952 में जब पहली पैमाइश हुई जी। और पुराना रिकॉर्ड निकाला गया, जी। जी। तो उसमें वो पुराना नाम है वो बाटड़ा नाऊ निकल के आ गया। तो नाथू सिंह वाला नाम हट गया और आज़ाद भारत में इस गांव का नाम बाटड़ा नाऊ है। जी। नाथू सिंह जी थे, वो कहाँ से आए थे सर? वो राजपूत थे। जी। और उनके जो पूर्वज यहाँ आए थे जी। उनका गांव था छोटी सियोट। सियोट से। और ये बाटड़, यानी बाटड़ तो पहले आ गए थे। जी, ये कहाँ से आए? बाटड़ आए थे पास में ही है ये गाँव। वैसे देखो मूल रूप से तो बाटड़ थे गुंगारा गांव के, सीकर के पूर्व दिशा में एक गांव है गुंगारा। जी। और गुंगारा से वो बाटड़ परिवार का कोई आदमी यहाँ न्यामा में ब्याया हुआ था। जी। और उस समय लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, तो परिवार में कोई इतने ही आदमी थे। जी। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें ख़त्म हो गया। वो आदमी यहाँ ससुराल आया हुआ था, वो बच गया। जी। और उसकी वाइफ पास में थी, वो पूरे महीने से थी गर्भ से। जी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जी। तो वो यहाँ मरसीवास गांव है, जी। वहाँ आकर बस गए वो। जी। और वहाँ से कालांतर में वो ननियाल चले गए, न्यामा। जी। और न्यामा से फिर यहाँ आकर बस गए, बड़े हुए ना जी। जवान। जी। तब अपनी ननियाल से आकर यहाँ बाटड़ा नाऊ में आ गए। बाटड़ा नाऊ में आ गए। और यहाँ के जो जागीरदार थे जी। उनसे ज़मीन लेके जोत बो के अपना पेट पालने लगे। फिर नाथू सिंह जी उनके बाद हाँ, में फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ बॉर्डर पड़ता है। जी। पास में 2-3 किलोमीटर के ऊपर ही बॉर्डर है। जी। उसके उस तरफ रियासतकालीन ज़माने में जी। राठौड़ों का शासन था। राठौड़ों का। हाँ, ये गांव तो सीकर जिले में पड़ता है। जी। तो यहाँ तो सीकर के दरबार जो थे जी। शेखावत, जी। उनका शासन था। जी। और बॉर्डर के उस पार राठौड़ों का शासन था। तो वो लोग इधर आते जी। तो इनको लूट कर ले जाते। मतलब उस समय था क्या, अनाज लूट के ले जाते, जी। कोई पशुधन वगैरह है उसको लेके चले जाते। जी। तो इन्होंने सीकर दरबार के पास जाके जी। और गुहार की कि भाई हमारे यहाँ पर हमारी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। जी। तो ये इधर वाले मकान दिखाई दे रहे नहीं है, टीला था पहले ऊंचा, जी, तो वो जी। तोड़ के थोड़ा नीचा हो गया। जी। इस जगह पुलिस चौकी की स्थापना की सीकर दरबार ने। जी।
सीकर के जो राव राजा थे उन्होंने यहाँ पुलिस चौकी स्थापित की। सन की बात करते हैं तो लगभग कौन से सन? सन की बात करते हैं तो ये लगभग आज से 250 साल पहले की बात है। 250 साल। हाँ, जाटों को यहाँ आए हुए कोई 51 साल हुए थे जी उस समय। जी। उधर वाले फिर आए तो चौकी में कोई 2 या 3 या 4 सिपाही थे ना, उनके भी हाथ पैर बांध के फिर लूट के ले गए। तो बोले साहब ऐसे नहीं होगा। बोले तो गांव के जो चौधरी लोग थे वो राजा के पास गए, बोले साहब पुलिस वाला मामला तो सेट नहीं बैठेगा जी, आप हमारे यहाँ राजपूतों को बसा दो जी। तो वो उनसे मुकाबला करते रहेंगे जी और हम अपना काम करते रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जी। तब यहाँ पर राजपूतों को सीकर दरबार ने बसाया जी, यहाँ उनको जागीर दी जी और जो सर्वप्रथम यहाँ आए थे उनका नाम इंदर सिंह जी था जी। उनके 4 बेटे थे जी, चारों बेटों को 4 गांव दिए थे, जी नेछवा, जालू जेवली, जी। मगलोना और बाटड़ा नऊ। जी। तो वो 3 गांवों को तो लाट लेते जी। और रहते सब यहीं। तो यहाँ मिलकर मुकाबला करते उन्हें राठौड़ डाकू का जी। और बाद में वो आए भी नहीं। जो ही उनको पता लगा ने कि इस गांव में राजपूतों की आबादी बस चुकी है जी। और यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली है, जी, तो उसके बाद उन्होंने इधर डाका डालना बंद कर दिया। जी। फिर धीरे धीरे कालांतर में आगे चलकर जाटों की और राजपूतों की आबादी है वो लगभग यहाँ बराबर सी हो गई। यही 150-200 धीरे अन्य जातियाँ आने लग गई, बड़ा एक गाँव विस्तार हो गया गाँव का। फिर मान लो जरूरत के मुताबिक SC वाले भी आ गए, ST के आ गए। जी, ये 3-4 ब्राह्मण परिवार हैं जी, 2-4 परिवार सेवागर के हैं। जी। तो वो तो ऐसा है कि जो कामगार जाते हैं जैसे खाती वगैरह हैं, सुनार वगैरह हैं, जी। ये सब तो जहाँ आबादी होती है वहाँ आ ही जाते हैं क्योंकि इनको रोजगार धीरे मिलता धीरे है। सब जातियों को लेकर। हाँ, तो वो रोजगार के हिसाब से यहाँ धीरे धीरे उड़ा के बस गए। तो सर बात करते हैं इस कुएं को लेके, इस कुएं का क्या इतिहास है, कब इसका निर्माण हुआ और किस समाज के द्वारा किया गया और सर्व समाज क्या है इसी कुएं से पानी पीता था, इसको पनियारी कुआं के नाम से जानते थे क्या उस समय? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी, और पहले के ज़माने में जी, ये जितने भी कुएं होते थे जी, इन पे पनियारी सिस्टम तो था ही। जी, रही बात ये कुआं बनाने की आप जो पूछ रहे हैं, जी, इस कुएं का निर्माण करवाया था मुकंदगढ़ मंडी में कोई बनिया जाति के थे जी, सेठ, जी, और उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जी, और इसका निर्माण करवाने के लिए जो पैसा लगा वो तो उन्होंने दिया। जी, और हमारे गांव के एक आदमी थे जी, राजपूत समाज के, जी, उनको ये काम सौंपा गया था। जी, तो उन्होंने देख रेख वाला मटेरियल वगैरह लाना, कारीगर वगैरह की व्यवस्था करना, वो सब काम उन्होंने किया और इस तरह इस कुएं का निर्माण हुआ। गांव में जब बसावट हुई 400-500 वर्ष पहले, तो इससे पहले कोई अन्य कुआं भी था क्या? हाँ, इससे उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ कोने में जी, दूसरा कुआं था। जी, वो कुआं शायद हम सब ने देखा, मैंने तो देखा है। जी, और इस टंकी का निर्माण हुआ ना पानी वाली का, तब उस कुएं के जो अवशेष थे ना उनको तोड़ तोड़ के और लाके उस सामान को यहाँ काम में लिया था। तो वो कुआं है राजाशाही काल में ही। हाँ, को राजतंत्र के ज़माने में कोई गांव बसा उस समय सबसे पहले वही कुआं बना था जी, और उसी से मतलब पानी की व्यवस्था होती थी। जी। तो सर बात करते हैं आज भी गांव वाले इसी कुएं से पानी पी रहे हैं? हाँ, आज इसी का पानी पीते हैं। हालांकि ठीक है, वो व्यवस्था अलग अलग हो गई। वैसे वो जो उच्च जलाशय है जी, उसके पास में एक ट्यूबवेल बन गया, जी, एक ट्यूबवेल ये इधर बन गया। जी। तो ये तो एक धीरे धीरे अल्टरनेट है, जी, जी, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मूल तो यही है। जी, जी। सती माता का मंदिर है, मंदिर का इतिहास मेरे सहयोगी है सर से जानते हैं। सर बात करते हैं सती माता के मंदिर को लेके, तो मंदिर का क्या इतिहास है? ऐसा है, गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे जैसा हमने सुना है जी, उसके अनुरूप ये जो आपको दूना दिखाई दे रहा है, जी, जी, इस जगह इसके नीचे एक चबूतरा था। जी, इसके बारे में कई तरह की किंवदंतियां गांव में चली आ रही हैं पहले से ही, जी, 5-7 पीढ़ी पहले से, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। जी, और 2002 में जी, उससे 1 या 2 साल पहले जी, इस जगह गांव वाले इकट्ठे हुए थे। जी, इस तरफ कच्चा तालाब है, जी,
हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि अपन नीचे मंदिर में गए थे जी और वहाँ जो धूणा देखा था, जी इसको कोई 1999 या 2000 के आसपास जी गांव वालों ने यहाँ पर खुदाई का काम किया ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिला। जी 2002 में अपने राजस्थान में अकाल पड़ा था, तो सरकार ने मजदूरों को मजदूरी देने के लिए अकाल रात के काम चलाए। जी उस समय इस तालाब की खुदाई हुई, जी इस कच्चे तालाब की खुदाई हुई, तब इस जगह वो सती माता का चबूतरा निकला। जी चबूतरे के ऊपर चबूतरे के निर्माण में जो ईंटें लगी हुई थी, जी वैसी ईंटें मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। जी उनकी लंबाई लगभग 1.25 फुट 1.5 फुट के आसपास लंबी, जी वो चौड़ी भी 7-7 8-8 इंच, जी मोटाई उनकी 2 या 2.5 इंच सिर्फ, जबकि अपने यहाँ 3-4 इंच मोटी ईंट आती है, वो 2-1 इंच मोटी ईंट थी। जी और बीच में वो धूणा था। तो यहाँ मान्यता ऐसी थी कि सती माता के यहाँ अगर कोई झाड़ू चढ़ाता है जी तो ये शरीर पे जो मस्से होते हैं ना, जी जी ये झड़के गिर जाते हैं। जी और यहाँ बहुत लोग चढ़ाते थे और उनको फ़ायदा भी होता था। ये किस्सा चारों तरफ फैला, तो आसपास के गाँव के लोग भी आते थे यहाँ पर। जी और ऐसा था कि भाई अगर लगातार या कैसे भी करके अगर 7 झाड़ू कोई चढ़ा दे तो शरीर के ऊपर कहीं भी मस्से हैं तो वो मस्से टूट कर गिर जाएंगे और चमड़ी है वो साफ हो जाएगी। जी और ऐसा होता भी था। जी आज भी हो रहा है ये प्राचीन हाँ, काल अब से भी चला हो आ रहा है, बिल्कुल। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जी, पीछे मंदिर में झाड़ू- पीछे के ऊपर झाड़ू पड़े हैं ना खूब जी, सारे, जी, जी। तो वो लोग झाड़ू चढ़ाते हैं यहाँ। जी अभी ये बीमारी चली थी ना थोड़े दिन पहले 2020-21 में, कोरोना। जी ये कोरोना वाली बीमारी शुरू हुई, जी तब यहाँ कुछ 2-4 आदमी इकट्ठे हुए और बोले यार सती जी के ऊपर मंदिर बनाई। जी तो उन्होंने क्या किया कि ये जगह सीढ़ी लगी हुई है ना, जी जी इधर ये सरिये बाहर दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी हाँ जी यहाँ तक का वो अंदर का काम करवाया, जी फिर बंद कर दिया। उसके बाद हमारे गांव के ही हैं, जी मेरे साथी एक जी भवानी सिंह नाम है, वो गंगानगर शुगर मिल में असिस्टेंट मैनेजर हैं। जी तो उनके प्रयासों से वो काफ़ी पैसा लाए, कुछ पैसा यहाँ गांव में से इकट्ठा किया और करा के इस मंदिर को पूरा किया। पूरा किया तो मूल वह स्थान जहाँ वो धूणा वगैरह चबूतरा वगैरह था, जी वहाँ सती जी की मूर्ति की स्थापना की। क्योंकि इसके पीछे एक ऐसा किस्सा और चला आ रहा है जी कि एक बार कुछ चोर आए थे और सती जी की मूर्ति को उखाड़ कर ले गए। वो जगह तो चबूतरे पर पड़ी थी, पत्थर को उखाड़ी हुई, जी इतने गरी। अच्छा और रतनगढ़ बाईपास से एक सीधी रोड जाती है, जी वो घूम चक्कर तो आगे रह जाता है रतनगढ़ का। जी जी और इधर सालासर से जो रोड जाके हाईवे पे चढ़ती है ना, वहीं पेट्रोल पंप है, उसके पास एक सीधी रोड जाती है, बीच में एक छोटा सा गांव आता है। जी वहाँ एक मंदिर था सती जी का, तो बोले वहाँ वो मूर्ति उठा कर ले गए चोर और वहाँ स्थापित कर दी। जी मैं और भवानी सिंह यहाँ से गाड़ी लेकर गए वहाँ, और वहाँ जाकर वो मंदिर में जो पुजारी वगैरह थे उनसे मिले, बात की। जी तो उन्होंने दरवाजे से घुस के यूँ घूमते हैं तो इस तरफ एक दिखाई, बोले साहब ये खंडित मूर्ति है जी और इसके लिए लोग ऐसा बताते हैं कि इधर से लाए थे, जी बाकी तो मंदिर के अंदर मूर्ति है वो अलग है। जी वो भी सती का मंदिर ही था। तो हम थोड़ी देर वहाँ रुके, फिर सामने खेत है, उसने कहा उस खेत में एक पत्थर गड़ा हुआ है, जी वो आप और देख लो। तो उसमें गेहूं की फसल थी उस समय। जी हम गए वहाँ पर जी और खेत के अंदर जाके देखा तो एक इतना मोटा, इतना चौड़ा और इतना ही मोटा जी लाल रंग का पत्थर, जैसे जोधपुर की पट्टियाँ आती हैं ना, हाँ 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 उस क्वालिटी का पत्थर, जी जैसे खंबे आते हाँ हैं, जी जी लेकिन इतना मोटा, जी और वो ज़मीन में गड़ा हुआ था। और उसके पास में जैसे कोई आया दीपक जला के चला गया, कोई आया अगरबत्ती लगा के चला गया, जी तो उनके कुछ अवशेष टुकड़े वगैरह वहाँ पड़े थे। जी हमने खेत वाला आ गया, जी हमने उससे पूछा कि भाई इसका क्या किस्सा है। बोले जी हम तो इतने बड़े हो गए, इस पत्थर को यहीं देखा था। एक बार हमने कोशिश की
कि इसको उखाड़ कर फेंक दें। जी गाँव वाले आते हैं, किसी को ये पता नहीं है कि यहाँ ये देवता कौन सा है कौन सा नहीं। जी आते हैं लोग, कोई दीपक जलाता है, कोई प्रसाद रख के चला जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है। जी तो हमने इसको उखाड़ने का प्रयास किया, जी तो इसको 8-8, 9-9 फुट ज़मीन में गहराई तक खोद लिया। इसका कहीं अंत नहीं आया, तो डर के मारे हमने इसको वापस बंद कर दिया और ये पड़ा बस। अब हम ही 2 अगरबत्ती शाम को इसके लगा देते हैं और अपना खेत में काम करते हैं। तो सर बात करते हैं सती माता के मंदिर की। जो मंदिर है ये कौन से समाज से सती हुई थी, सती को लेके बात करते हैं तो? समाज का देखो सही ध्यान तो नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से जैसा सुना है ना, जी वैसा शायद या तो ये क्षत्रिय समाज से थी या सोनी समाज से, जी। इन दोनों में से कोई एक समाज की महिला थी। लेकिन लगभग 400-500 वर्ष पहले की बात है ये गांव बसने से पहले की बात है। जी। राजा महाराजा काल से ही। हाँ, गांव को लगभग 300 साल हो गए बसे हुए, जी उससे कुछ समय पहले की बात है। जी अमूमन कई लोग कहते हैं कि भाई ये सती यहीं आके क्यों हुई, जी या इसने यहाँ आसन क्यों जमाया। जी जी तो इसके बारे में पुराने जो लोग थे उनसे सुनी हुई बात है। जी इस जगह आबादी थी, जी। इस गांव के बसने से पहले आबादी थी कोई। जो आज बाटड़ा नौ गांव है, उससे पहले कोई गांव उससे यहाँ भी पहले बसा हुआ है? यहाँ कोई 10-20 परिवार थे। जी यहाँ ये बिजली की लाइन जा रही है, इसके पीछे एक खेत है, उसमें कुआं था। जी वो कुआं जो है बाद में उसको पाट के बराबर कर दिया ज़मीन के। जी दुनिया भर की ठीकरी वगैरह पड़ी है। और ये तालाब जो है ना कच्चा, जी जी इसके उस तरफ इस जगह यहाँ शमशान घाट था। जी ये शमशान घाट तो हम छोटे थे तो हमने भी देखा है जी कि वहाँ वो गड्ढे वगैरह पड़े रहते थे। जी। एक वो टिकटी बना के रखते हैं ना मरे हुए आदमी के ऊपर। तो कहते हैं कि ये शमशान घाट था, इसलिए वो भी शमशान घाट में यहाँ आकर बैठ गई सती माता। सती माता, जी। और यहीं प्राण दे दिए उन्होंने। जी इस तरह का इनका जो इतिहास है वो है। जी। तो एक तो इनके जो सती माता के पति हैं वो कहीं युद्ध करते हुए कोई सेना में शहीद हुए हैं नहीं, या? इनके बारे में ऐसा ही बताते हैं जी कि कोई नेचुरली कोई बीमारी हो गई जी और उससे ख़त्म हो गए थे। जी। तो सती प्रथा काल में ही सती हुए हैं? हाँ, उस काल में। जी। कोई और भी आपने सुना हो इतिहास को लेके? बहुत ही प्राचीन मंदिर है, एक विख्यात रूप में जाना जाता है। मंदिर की शक्ति भी बड़ी आसपास के लोगों में है। हाँ, एक किस्सा है सब इनका सती जी का और भी बताते हैं। जी। गांव के अंदर एक पीर है। तो ऐसा बताते हैं कि इनका और उनका लिंक था। जी। और वो पीर हैं, वो किस जाति से ये पता नहीं है। जी। दक्षिण भारत की एक बार एक सेना आई थी इधर बाटड़ा नौ गांव के पास में। इधर आगे गई थी, कहाँ गई थी? जी। किसी से लड़ के युद्ध लड़के वापस लौट रहे थे। जी। तो बूढ़े लोग बताया करते थे, उनको कहते थे वो जी। काले लोगों की सेना, क्योंकि दक्षिण भारत के वो द्रविड़ थे, काले लोग। वो तो काले थे। जी। तो बोले काले लोगों की सेना आई थी। जी। वो काले लोगों की सेना इधर से लड़ के गुजर रही थी। जी। तब घोड़े के ऊपर उनका एक सवार था जिसका सर कटा हुआ था, और कटे हुए सर से बिना सर के भागते हुए उसका घोड़ा वहाँ पहुँचा। जी। तो वो जो कुआं अपन देख रहे थे ना, जी 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 उसके इधर एक पहले दूसरा कुआं था। अभी अपन चलेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको। जी। जमींदोज कर दिया उसको। जी। तो वहाँ कोई औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने कहा कटे सर का आदमी जा रहा, कटे सर का आदमी। तो वो धड़ जो है वहीं गिर गया और वहीं उनको फिर ज़मीन में खड्डा खोद कर गाड़ दिया। तो वो पीर हो गए। क्योंकि आप अमूमन हिंदू लोग जलाते हैं, उसको जलाया नहीं, मतलब ऐसे ही गाड़ दिया। जी। गाड़ दिया। तो गांव वाले बड़ी आस्था से पीर की पूजा करते हैं, आज भी करते हैं। अब बात करते हैं पीर को लेके, तो पीर जैसे हिंदू समाज भी करता है या मुस्लिम समाज ही? हिंदू समाज ही करता ज़्यादा है। यहाँ मुस्लिम समाज तो अब हुए हैं 15-20 परिवार। जी। पहले मात्र 3 या 4 परिवार थे यहाँ। अब ये 200-250 साल में इनके बच्चे वगैरह होके अब 20-25 परिवार हैं। तो हिंदू समाज ही मानता था। जी। हिंदू समाज ही पूजा पाठ करवाता था। और हिंदू समाज ही वहाँ जो पुजारी होता था ना, जी। ये मुसलमानों में काजी जाती है ना, जी। इनमें थे वो एक दूल शाह, नजीर शाह, वो करते थे। जी। तो उनको जो कुछ भी देना होता था हिंदू समाज ही देता था। मुसलमानों के तो घर ही 4 या 5 थे। तो वो तो मानते ही मानते, हिंदू समाज भी मानते, आज भी मानते हैं। हमारे यहाँ शादी होती है ना, जी। तो नए दूल्हा और दुल्हन को वहाँ ले जाके
और 2 खिला खिलाते हैं प्रणाम करवा के। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इस बारे में भी हमने बड़े बुजुर्गों से ही सुना है कि गांव की पहली लोकेशन जो थी वो यहाँ थी जी। ये तालाब है, इस तालाब से 200 मीटर 250 मीटर दूर। जी जी। और वहाँ पर कुछ परिवार बसे हुए थे। पीने के पानी के लिए एक कुआं भी था वहाँ। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज भी वो जो 2-3 खेत हैं ना, उन खेतों के अंदर, क्योंकि उस समय मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन बहुत कम थे जी। तो मिट्टी के बर्तनों को ज़्यादातर काम में लेते थे। तो इतने ज़्यादा बर्तन वहाँ टूट टूट के गिरे कि उन खेतों में आज भी उन बर्तनों की जो टुकड़े हैं ना, ठीकरी बोलते हैं जिसको, जी जी, वो दुनिया भर की पड़ी है, जो ये प्रमाणित करती आज है भी कि खुदाई होती है तो वहाँ निकलते कुछ नहीं, ना कुछ ऊपर ही पड़ी है बहुत सारी। तो अच्छा, खेत में हल चलाते हैं ना, तो निकलती है हल के साथ। जी जी। और यहाँ एक शमशान घाट था खेत के पास में। हाँ, खेत से थोड़ा सा इधर इस जोड़े की जो सीमा है ना, जी जी, उस सीमा के पास में, जी, उससे शमशान घाट के हिसाब से ऐसा सुनते हैं जी कि ये सती जी वहाँ आकर बैठ गई। जी। प्राचीन काल में गांव बसा हुआ था, तो इसके पीछे जो उजड़ने का कारण है क्या रहा हो? अपने आपने अपने प्रोजेक्ट से देखो, सुना? मैं जहाँ तक समझता हूँ, जी, क्योंकि मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका, जी इतिहास से एमए हूँ मैं, जी, तो ये ऐसा बताते हैं कि राजतंत्र काल में जी बहुत सी ऐसी वो जातियाँ थी जी, जो या तो हाथ का काम जानती थी या मजदूरी करती थी। जी उनका कोई स्थायी घर नहीं था, जी, कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। जी जहाँ किसी जागीरदार के पास थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाती, जी, वहाँ बोझ जोत लेते, लगान जागीरदार को दे देते, अपने बच्चों का पेट पालते। जी, वहाँ कोई कारण हो जाता और उनको छोड़ना पड़ता, तो अपने बिस्तर वगैरह उठाए और किसी दूसरे जागीरदार की जागीर में चले जाते। जी, ऐसे भी बहुत से परिवार थे। तो कोई ऐसे परिवार होंगे जी, जो यहाँ आए, 20-30 साल रहे, जी, और उस ज़माने में कोई मकान वगैरह तो थे नहीं, पक्का कंस्ट्रक्शन जी, तो वो कोई अपने झोंपड़ी वगैरह बना के जैसे भी रहते रहे। जी, और उसके बाद जी, जब ये गांव बसा, उससे पहले जी, वो यहाँ से छोड़कर चले गए। ये जो आबादी थी, इस आबादी का इस गांव में जो लोग बसे हैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ये सुनी सुनाई बात है। यहाँ बसे उनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा जी। कैसे बसे। तो सर, आप बता रहे हो यहाँ पे एक समय युद्ध भी हुआ है बाटड़ा नाव के पास में, इधर हाँ। में, इधर दक्षिण भारत की सेना और यहाँ के जो उत्तर भारत के राजाओं यहाँ के लोकल जो जागीरदार, जमींदार या राजा वगैरह जो भी थे, जी जी, इनके बीच में काफ़ी लंबा हुआ है। और उसके प्रमाण बताऊँ मैं आपको, जी इधर तो देखो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, जी, लेकिन जी, इधर चलते ना तो यहाँ से 2 या 3 खेत आगे जी, एक खेत आएगा, उसको हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा में कमापीर बोलते हैं। जी, जी। वो कमापीर छोड़ा हुआ है। आज भी कमापीर का मतलब क्या है? जी, जिस जगह सेनाओं की मुठभेड़ हुई और लोग मरे, जी, खून गिरा और लाशें गिरी, जी, उस जगह को किसानों ने खाली छोड़ दिया कमापीर के नाम से कि इसमें जोएंगे बोतेंगे नहीं, तो इसमें अनाज नहीं बोते थे। जी, वो आज भी पड़ा। एक यहाँ है, एक मेरे चाचा जी का खेत है यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर, जी, उसमें पड़ा है। जी, एक इधर से जाजोद रोड से जाते हैं ना, जी, जी, तो आगे एक ब्राह्मणों की डाणी आती है। जी, उस ब्राह्मणों की डाणी के पास एक बहुत बड़ा कमापीर था। जी, और ये वो जो काले लोगों की फौजाई थी ना, ज़्यादातर उनके साथ ये लड़ाइयाँ हुई थी जी, और यहाँ लोग मरे थे। ये पीर में जो सैनिक आया था ना, सरकटावा, जी, वो भी उन सेनाओं में से ही किसी का था। तो वो तब तक तो घोड़े के ऊपर भागता रहा, लेकिन जो ही उन औरतों ने उसको टोका, उन्होंने देखा। तो वो नीचे गिर गया। ऐसा बताते हैं लोग। दक्षिण भारतीय सेना का जिक्र किया था ना, जी, जी, वो लोग कोई पंजाब की तरफ से युद्ध करके वापस लौट रहे थे, जी, तो वहाँ से खूब सारा सोना चांदी लूट कर लेके आ रहे थे। जी, तो यहाँ हाईवे से उत्तर में गांव पड़ता है कड़वारी। जी। कितनी दूर है यहाँ से? ये कोई 5-6 किलोमीटर है जी। सीधा, कोई थोड़ा बस ज़्यादा भी पड़ सकता है। जी, जी, तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि गांव में जो रोशनी वगैरह, कोई लालटेन वगैरह की थोड़ी बहुत दिखाई दी, जी, तो वहाँ पड़ाव डाल दिया उन्होंने। जी, जिस खेत में पड़ाव डाला, वहाँ पर घास के बड़े बड़े डोंगरे थे, जी, जैसे बागर होती है ना, उस तरह से। पहले पशुधन को चराने के लिए घास भी इकट्ठा करते थे लोग। जी, तो वो जो सोने और चांदी के बर्तन भर भर के लाए थे, जी। वो उन्होंने क्या किया, वो घास के जो डोंगर थे उनमें दबा दिए। जी,
और रात को सेना थी वो शराब पी के मस्त हो गई। जी खा पी के गांव वाले डर के हमारे सारे के सारे इकट्ठे हो गए, बताते हैं ऐसा कि किले में घुस गए, जी लेकिन उन्होंने किसी को छेड़ा ही नहीं। पानी ले गए, खाना बनाया और खा पी के पड़ गए। सुबह उठ के चले, जी अपना सामान उठा के चले गए। घास के उन डोंगरों के अंदर जो वो बर्तन सोने और चांदी के छुपाए थे ना, उनमें से वो आधे पर्दे तो उनको मिल गए, वो निकाल के ले गए, कुछ अंदर ही रह गए। इसलिए उस गांव के लोग बताते थे, क्योंकि मेरी बहन की वहाँ शादी की हुई है, जी इसलिए मैंने सुना कि वो लोग थोड़े दिन बाद में वो घास को उठा कर घर लाए ना, तब उनको वो मिले। तो वो सोना और चांदी उन्होंने दबा कर रख लिया और वो इतने पैसे वाले हो गए कि उस ज़माने में रतनगढ़ और फतेहपुर के बनिए बाहर से माल की गाड़ियाँ मंगवाते ना, तो उनकी गाड़ियों को छुड़वाने का काम ये नाइक करते थे। इतना पैसा था इनके पास, क्योंकि वो पूरे के पूरे चरू भरे के भरे मिल गए उनको सोने और चांदी के। जी तो ये तो ऑथेंटिक बात है। वहाँ के लोग, अब भी पुराने लोग हैं, उनको पूछ लो, चाहे वो सब बता देंगे ये बात। जी मैंने वहीं सुनी थी। उत्तर भारत के राजा और दक्षिण भारत के साम्राज्य आपस में यहाँ पे बड़ा एक युद्ध हुआ है, कहने का मतलब ये है। हाँ, और लौटते वक्त जी जगह जगह उन्होंने पड़ाव डाला ने, जी 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 और किसी ने विरोध किया तो वो लड़ाई भी लड़ी। जी तो उसी के कारण से इसको कोई तो ओरण बोलता है, जी और हमारे यहाँ अभी मैंने नाम लिया था ना, वो कमा पीर बोलते हैं। जी 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 छोड़ते हैं। तपस्वी संत हुए गांव में, तो संत का इतिहास सर से जानते हैं। सर बात करते हैं तेजाराम जी महाराज संत को लेके, तो इनका क्या इतिहास है? देखिए, अपन वहाँ हाईवे पे गए थे सती जी के मंदिर से, लौटकर अब अपन आए हैं तेजाराम जी की बगीचे में। मैं किशोर सिंह शेखावत, जो आपको इनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये हमारे गांव के ही रहने वाले थे और बाटड़ जाति के जो जाट हैं उनमें थे। और इनके बारे में ऐसा बताते हैं कि उस जमाने में ये एक तो वास्तु शास्त्र के और एक ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। भक्ति के बारे में तो अभी मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने इनको आंखों से तो नहीं देखा है जी, लेकिन इनके बारे में जो सुना है, इनके शायद 4 या 5 पुत्र हैं जी। तो धीरे धीरे मतलब स्वर्गवासी हो गई, लेकिन इनके पोते हैं वो आज भी मौजूद हैं यहाँ। कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको जी। और मैंने आपको बताया कि ये वास्तु शास्त्र के और ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। इनके गुरु थे गुमानाराम जी, जिनका गांव है मैणासर। मैणासर हमारे यहाँ से पड़ता है लगभग 15-16 किलोमीटर। जिस कड़वारी गांव की अपन वहाँ चर्चा कर रहे थे जी, उस गांव से अगला स्टैंड है मैणासर जी। बरसात के दिनों में ये दिन भर अपने खेत में काम करते, हल चलाते और रात को अपने गुरुजी के पास जाके और वहाँ भजन कीर्तन करते, भक्ति में लीन रहते। सूर्य उदय होने से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले वहाँ से रवाना होकर फिर आ जाते और दिन भर काम करते। लेकिन अपना भक्ति वाला जो काम था ना, वो नहीं छोड़ते थे बिल्कुल भी। यहाँ गांव में शुरू में क्या है कि ज़्यादातर मकान कच्चे थे, ये झोंपड़ी वगैरह छान वगैरह इनमें रहते थे लोग। एक दो करके कुछ मकान बनने लगे तो हिंदी में जिसको अपन फाउंडेशन, अंग्रेजी में फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, या हिंदी में आधारशिला रखते हैं, गांव में उसको पाया भरना कहते हैं। तो वो पाया भरने का काम है ना, वो हमारे यहाँ यही कराते थे। इनके सामने पंडित भी फेल थे। सर्व समाज में कोई भी, हाँ, सर्व समाज में, चाहे राजपूतों में हो, चाहे जाटों में हो, या अन्य किसी कास्ट में हो, इन्होंने जिस मकान का पाया सही समय पर सही हिसाब से भरवा दिया ना, वो परिवार हमेशा फलता फूलता था। ऐसी मतलब लोगों की मान्यता थी। हमारे यहाँ अभी अपन चलेंगे, मैं आपको स्कूल दिखाऊंगा, उसका पाया भी इनका भरा हुआ है। विद्यालय जो गांव में सर्वप्रथम, वहाँ पक्का भवन जो सबसे पहले निर्मित हुआ जी, उसकी आधारशिला इन्होंने रखी। और आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि बिल्डिंग है वो थोड़ी सी ऐसे है, लेकिन ऐसे नहीं है। इनको
भूगोल का भी इतना ज्ञान था जी कि कंपास भी इनके सामने फेल था। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये पाया जो भरा जा रहा है जी ये तो इस तरह भर रहे हैं, उत्तर दिशा में इस तरह होना चाहिए इधर। जी इन्होंने कहा ना, मैं जो करवा रहा हूँ वो सही है, आप कंपास लगा के देख लो चाहिए यहाँ। तो बाद में मतलब कारीगरों को बुलाया, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा जी इन्होंने जो कहा है महाराज ने वो बिल्कुल सही है। और वैसे भी मतलब आम जीवन में भी कई बार कुछ लोग इनके पास आ जाते, बैठते, बातचीत करते, जैसे कोई ज्ञान चर्चा या कोई और बात है, तो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जो बात कह देते थे ना वो बिल्कुल साफ सुथरी, बेलाग और सही होती थी। इन्होंने कुछ नहीं किया, भक्ति की। ये जितना भी आपको निर्माण कार्य वगैरह दिखाई दे रहा है, इनके भक्तों ने और इनके परिवार के सदस्य, मान लो इनके पोते पड़पोते और वो बाटड़ परिवार, जिसके साथ साथ हम जो यहाँ राजपूत परिवार हैं हम भी सम्मिलित थे, और सब ने मिलकर मतलब इसका निर्माण करवाया है। जी जैसे सर और बात करते हैं देवी शक्ति को लेके, तो गांव वाले आसपास के गांव वाले और अपने गांव वाले, बड़ी एक आस्था का केंद्र है, बड़ी तपस्वी भूमि है। हाँ, तो कोई देवी शक्ति, कोई चमत्कार जो यहाँ आपने देखा हो, सुना हो खतित? वैसे तो नहीं, लेकिन इनके बारे में ऐसा ज़रूर सुनते हैं जी कि ये किसी को किसी काम को, शुभ कार्य को करने के लिए कह देते और अगला नहीं मानता, जी तो फिर वो काम संपन्न नहीं होता था। ऐसे 5-7 किस्से हो गए गाँव में। जैसे किसी की शादी है, इन्होंने कह दिया ये मुहूर्त सही नहीं है, आप गलत कर रहे हो, और उन्होंने कहा ये पागल है, यूँ ही कर रहा है, और अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। वो शादी नहीं हुई उस मौके पे, सिद्धि हो। और इन्होंने कह दिया जैसे कि भाई ये 24 घंटे बाद होगी, तो वो 24 घंटे बाद ही हुई। सिद्धि वचनदारी। हाँ, एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहीं पर भी मकान की आधारशिला रखवाते ना जी, उसमें अगर घंटा और मिनट तो बहुत ज़्यादा बात है, जी अगर सेकंडों का भी अंतर आ जाता ना तो ये कह देते कि ये सही नहीं है, और वो सही नहीं होता था, और लोग उसको उखाड़ के फेंक देते थे कि भाई आपको बुलाएंगे, आप बताओ, और उस हिसाब से इस काम को दोबारा करेंगे। वर्तमान में पूजा को लेके बात करते हैं, तो सर पूजा कौन कर रहा है मंदिर में? इनकी पूजा हमारे यहाँ बाटड़ परिवार से ही हैं। तो आप हैं बनानाथ जी महाराज जी, और नागौर जिले से संबंध रखते हैं, वैसे हैं इसी गांव के। जी इनके दादाजी या पिताजी जो भी थे यहाँ से वहाँ गोद चले गए, जी, और इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, और वैराग्य धारण करने के बाद कालांतर में ये यहाँ आ गए। तो ये इस तेजाराम जी की बगीची का जो काम है वो सारा इन्होंने संभाल रखा है। पूजा पाठ यही करते हैं, यही इसकी व्यवस्था करते हैं, यही इसकी देख रेख करते हैं। यहाँ जो भी सामान वगैरह है और है विवाह शादी पार्टियों में काम में लेने के लिए, जैसे दरी हैं, सौड़ियाँ हैं, बर्तन वगैरह हैं, खूब सारे और भी कई चीज़ें हैं, तो उन सब की देखभाल करना, व्यवस्थित रखना, सब काम आप ही करते हैं। जी सर, बात करते हैं मेले को लेके, तो कौन से महीने में कौन सी तिथि? महाराज आप बताओ, तेजाराम जी का मेला कब भरता है, कौन से महीने में और कौन सी मिति को? माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मेला लगता है। हाँ, माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को इनका मेला भरता है, और दूसरे दिन सुबह भोग लगता है। इनके मारवाड़ में बहुत भक्त हैं। शाम का लगे भोग जी, शाम का लगना, शाम का भोग लगे। मतलब इनके शिष्य वगैरह हैं, वो नागौर जिले की डेगाना तहसील तक, प्रॉपर नागौर तक, इधर जायल तहसील, डीडवाना तहसील, लाडनू तहसील, इनमें बहुत हैं। और उस दिन हजारों की संख्या में वो लोग यहाँ आते हैं, और गांव वाले भी आते हैं। खूब बड़ा मेला भरता है, अच्छे से रात भर भजन कीर्तन चलता है। हाँ, तो अपन इस समय जो देख रहे हैं जी, ये तस्वीर जो लगी हुई है इस मकान में जी, ये राधा किशन जी महाराज की है जी, और राधा किशन जी महाराज तेजाराम जी के बड़े भक्त थे और लंबे समय तक उन्होंने यहाँ उनकी सेवा पूजा अर्चना की और अंत में शरीर भी यहीं छोड़ा। तब उनको इस जगह पर समाधि दी गई थी। ठाकुर जी महाराज का मंदिर है,
मंदिर को लेके सर से जानते हैं। बात करते हैं सर ठाकुर जी महाराज के मंदिर को लेके, तो इसका क्या इतिहास है? ये जैसा अभी पहले मैं आपको बता रहा था जी ठाकुर जी का मंदिर जो है, इसके बारे में हमारे पूर्वज ऐसा बताया करते थे जी कि ये गांव का पहला पक्का कंस्ट्रक्शन था। मैं बता रहा था कि यहाँ पर 2 ब्राह्मण परिवार थे। जी तो एक ब्राह्मण परिवार तो अब भी यहीं रह रहा है, उनके 3 लड़के थे, वो भी चले गए, अब उनके बच्चे हैं जी वो यहाँ रह रहे हैं। उनमें से 1-2 कोई शहर में जाके भी बस गया, जी लेकिन दूसरा जो परिवार था जी उस परिवार वालों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जी और कालांतर में वो इस गांव को छोड़कर फतेहपुर चले गए। जी अब उनके बेटे पोते हैं, वो फतेहपुर में ही रहते हैं। कभी कभी उनमें से एक आता है यहाँ, बाकी कोई बॉम्बे रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन मूल रूप से वो फतेहपुर के वासी हो गए अब। जी तो ये मंदिर के पीछे बाड़ी पड़ी है एक, तो वो उनकी है, उनके ही नाम से है। और ये मंदिर जब खंडर हुआ तब इसका पुनर्निर्माण गांव वालों ने करवाया था। वो काम उस ब्राह्मण परिवार ने नहीं करवाया, गांव ने ही करवाया था। सर्व समाज ने मिलकर ने हाँ, सर्व समाज ने मिलकर और इसकी पूरी मरम्मत करवाई, छत वगैरह दोबारा डलवाई, प्लस्तर वगैरह करवाया। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो जैसे सीमेंट दिख रही है ना, जी जी वरना पहले ये तो चूने का था, जी। तो वो टूट टूट के गिरने लगे। सर्वप्रथम मंदिर की स्थापना ब्राह्मण परिवार के द्वारा की थी। हाँ गांव की बसावट हुई उस समय। हाँ, और गांव में 99% लोग जी छान झोंपड़ी में रहते थे, कच्चे मकानों में। ऐसी एक कहावत सुनते हैं लोगों से, कहावत क्या मतलब, वास्तविक घटना ही है वो, है तो वास्तविक ही। जी जी विक्रमी संवत 1999 जी 1999 में इस गांव में 99% लोग कच्चे मकानों में रहते थे। जी कोई 5-7 परिवार ऐसे थे जिनके पास में कोई पक्का कंस्ट्रक्शन था। जी। तो कहते हैं कि 8 दिन तक लगातार बरसात हुई, 8 दिन तो 8 दिन तक। जी और वो कच्चे मकान थे ना, जो छान झोंपड़ी वगैरह, कोई टूट के गिर गया, कोई पानी से भीग गया, कोई फूट गया, और गांव वाले बुरी तरह से, मतलब सर्दी भी लगने लग गई, पानी से भीग भी रहे थे, सामान का नुकसान हो रहा था। तो सामान की तो किसे परवाह थी, जान की परवाह ज़्यादा थी। तो भाग भाग के सब इस मंदिर में आ गए। और इस मंदिर में यहाँ खूब सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो ये जो परिक्रमा है, इसमें इन मकानों के अंदर, जी इस बरामदे में, इधर वाले जो मकान हैं इनमें, सब जगह आदमी आदमी हो गए। और कहते हैं कि उस बात को मजाक में लेते हैं लोग कि एक आदमी था, उसने कहा यार 7-8 घंटे हो गए, मेरे पैर दुखने लगे, थोड़ा जगह कर इधर पैरों को पसारूं सीधा। तो कहा पैर पसारने हैं तो घर जाके पसार, यहाँ तो पैर मोड़ के ही बैठना पड़ेगा। तो उस जमाने में मतलब ये मंदिर था, कहने का मतलब ये 1999 विक्रमी संवत से पहले इसका निर्माण हो चुका था। दुर्गा माता जी का मंदिर है, मंदिर का इतिहास सर से जानते हैं। बात करते हैं सर दुर्गा माता जी मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास है? देखिए, हमारे गांव के ही हैं और हमारे परिवार में ही मान लीजिए आप, महावीर सिंह जी नाम है उनका जी। और उनका मुख्य काम जो है वो महाराष्ट्र की पेपर मिलों में लेबर सप्लाई का है जी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, एक अकेले व्यक्ति ने जी। उनके साथ एक दुर्घटना हुई। सीकर में रहते हैं, उनके मकान वगैरह हैं, उनका एक बच्चा सीकर में रहता भी है, एक बच्चा वहाँ महाराष्ट्र में रहता है। आप खुद घूमते फिरते रहते हैं। वो जितने भी पेपर मिले हैं उनमें मतलब लेबर सप्लाई का जो काम है उसको संभालते हैं। तो 2003 में वो यहाँ से जा रहे थे, तो उदयपुर के पास में उनका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और उस एक्सीडेंट में उनकी वाइफ ख़त्म हो गई, वो बच गए। उनके 2 बच्चे साथ में थे, एक का पैर टूट गया लेकिन वो भी बच गया। उसके बाद उन्हें कोई सपना वगैरह आया और उन्होंने कहा कि भाई मैं माँ दुर्गा का मंदिर स्थापित करूँगा। तो उन्होंने जैसा उन्होंने मेरे को बताया उस हिसाब से उनके पास 2 अल्टरनेट थे जी। एक अपने खुद के गांव में
एक अपनी वाइफ के गांव में यानी अपनी ससुराल में। तो दोनों जगह प्रस्तावित था, लेकिन अंत में फैसला उन्होंने लिया कि भाई नहीं, अपने गांव में ही इसकी स्थापना करेंगे। तो उन्होंने अंत में ये मंदिर है वो अकेले यहाँ बनवाया, और ये उनकी वाइफ की तस्वीर है। इनकी पुण्य स्मृति में ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, उनमें से जो आसोज के महीने वाले नवरात्र हैं उस समय वो महावीर सिंह जी भी यहाँ आते हैं, और बाहर से पंडितों को बुलाते हैं। अच्छे जो मतलब शास्त्रों के ज्ञाता पंडित हैं हमारे, एक तो लक्ष्मणगढ़ के हैं जगदीश जी शर्मा, और उनकी टीम आती है, और बाकायदा यहाँ 9 दिन तक हवन कुंड वगैरह, हवन वगैरह सब होता है, और भागवत गीता का वाचन होता है। गांव वाले आसपास के लोग खूब इकट्ठे होते हैं, और पूरे नवरात्रा धूमधाम भी खूब रहती है। और यहीं लोग जो ज्योति प्रकट होती है उसके दर्शन करके और फिर जाकर अपना व्रत खोलते हैं, थोड़ा बहुत भोजन करते हैं एक वक्त। गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, तो विद्यालय का इतिहास सर से जानते हैं। सर, बात करते हैं गांव की विद्यालय को लेके, तो इसकी स्थापना कब हुई, और आप भी यहाँ रिटायर हुए, सेवा दी आपने यहाँ, काफ़ी समय तक जुड़े हो विद्यालय से, तो क्या कहना है विद्यालय के बारे में? देखिए, ये जो विद्यालय है जी, ये इस क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है। इसकी पहली स्थापना हुई थी 1927 में। 1927 में? जी, 1927 में इस विद्यालय की स्थापना हुई, और इसको चलाया था कानोड़िया ट्रस्ट ने। बढ़िया थे जी, कानोड़िया जाति के थे, मुकुंदगढ़ के थे। अभी मैंने बताया ना वो कुआं बनवाया था, जी जी जी, उसी परिवार ने इसको चालू करवाया जी। यानी सबसे पहले तो इसी गांव के थे एक, वो स्वतंत्रता सेनानी थे पन्ने सिंह बाटड़ जी, वो, और एक राम सिंह जी थे जी, तो उन्होंने छोटे स्तर पर कुछ बच्चों को लेके बैठे, चालू किया। 1927 में जी, फिर कानोड़िया ट्रस्ट ने यहाँ जो टीचर रखे थे उनका वेतन देना शुरू कर दिया जी। तो 5-7 साल बाद में आसपास के गांवों के लड़के आने लग गए जी। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि 1946 में देश आज़ाद हुआ, उससे पहले ये मिडिल स्कूल हो गया था 8वीं क्लास तक, और इसका अधिग्रहण सीकर नरेश ने कर लिया था। और सीकर के राव राजा कल्याण सिंह जी के खजाने से इसकी सारी व्यवस्था देखी जाती थी। और 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ 1 साल बाद, तब इसका अधिग्रहण राजस्थान सरकार ने कर लिया। अब देखो, मैं जब यहाँ पढ़ा करता था उस समय तो ये मिडिल स्कूल था जी, और मैं यहाँ से 8वीं पास करके निकला और ये तुरंत सेकेंडरी स्कूल हो गया। उस समय मेरे पिताजी सरपंच थे और यहाँ से 5-7 आदमी मिलकर, मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि इस गांव के 2 आदमी एमएलए रह चुके, उनमें से एक आदमी को साथ लिया जी, और जयपुर गए तात्कालिक शिक्षा मंत्री के पास और कहा कि भाई हमारा जो स्कूल है उसको मिडिल से सेकेंडरी करो। तो उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि बाहर गांव से शिक्षा के लिए आदमी आए, ऐसा कौन सा जागरूक गांव है जी। तो बोले यार हमारा गांव है। वो एमएलए साहब साथ में थे, मेरे पिताजी वगैरह थे ही जी। तो, और एक तात्कालिक जो एमएलए थे लक्ष्मणगढ़ के, उनको लेके गए थे, नथमल जी नाम था जी। उन्होंने जाके वहाँ कहा, शिक्षा मंत्री ने तुरंत आदेश कर दिए और ये 1968 में सेकेंडरी स्कूल हो गया। और मेरे देखने में आसपास के 10-10, 15-15 किलोमीटर तक के गाँव के बच्चे यहीं आकर पढ़ते थे। अब तो वो तुड़वा दिया, इस तरफ हॉस्टल था, लंबा हॉस्टल भी था, 15-16 कमरे थे, उनमें बच्चे रहते थे। एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय इधर आगे बस्ती है उसमें जी, वहाँ पर 15-20 बच्चों के रहने की व्यवस्था थी। यानी यहाँ कम से कम 100 बच्चे दूसरे गाँवों के रह कर पढ़ा करते थे और 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक के तो पैदल वापस घर चले जाते थे। ये यहाँ रहते थे ना, वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर तक के बच्चे यहाँ रहते थे। आज भी हॉस्टल चलता है या बंद? नहीं, अब हॉस्टल नहीं चलता जी। धीरे धीरे व्यवस्थाएं हैं वो, देखो हॉस्टल वाली तो ख़त्म हो गई जी।
हालांकि मैंने यहाँ 22 साल सेवा भी दी है जी टीचर बनने के बाद, जी और यहीं से मैं रिटायर हुआ था। जी। सर आपने यहाँ सेवा दी है, विद्यालय की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, प्रतिशत है बोर्ड कक्षाओं में, उनके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ अब मैं शुरू का तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए चला गया, जी एजुकेशन पूरी की, उसके बाद बीएड किया, फिर टीचर लगा 6-7 साल दूसरी सर्विस की, लेकिन यहाँ आया नहीं। जी उसके बाद की जो मुझे जानकारी है जी उसमें वाकई में मतलब यहाँ का रिजल्ट है ना वो सराहनीय था, गजब। जी अभी ये बंद है गेट, जी वरना मैं आपको दिखाता रिजल्ट, अंदर ले जाएंगे। जैसे दानदाताओं की सूचियाँ बनी हुई है जी। ना, वैसे टीचर्स का रिजल्ट वगैरह दीवारों पे लगा हुआ है सब। आप कल्पना नहीं करोगे, जी इस स्कूल की कबड्डी की टीम कम से कम 10 या 12 बार जी स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुकी है। इतना मतलब खेलों के प्रति क्रेज है यहाँ, कबड्डी, फुटबॉल और रेसलिंग का। और अब तो इस विद्यालय में जिम और है, आप कल्पना करोगे शहरों में नहीं मिलता। जी। और हमारे विद्यालय में जिम है। भामाशाहों के सहयोग से ही सब नहीं, कुछ हो रहा है। जिम की स्थापना सांसद कोटे से हुई है। सांसद जी, अपन लौटेंगे ना जी। तब मैं दिखाऊंगा, पीछे की तरफ है जी शानदार जिम है, उसमें मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। जी आप जाओ अंदर, कसरत करो कैसे भी, जी। बड़ी बड़ी शानदार मशीनें हैं। वाहन को लेके बात करते हैं तो विद्यालय में वाहन सुविधा यूँ समझो आपकी 6-7 वाहन है इस समय, जिनसे आसपास के गांव के बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ 2 फैकल्टी है, आर्ट और साइंस। तो दांतरू, चाचीवा, जेठवा का बस, न्यामा, कंदड़ाऊ, चारणा की नौ और बाबूजी की डनी, लगभग इतने गांवों के बच्चे हैं ना, उनको लाने के लिए छोटे और बड़े साधन हैं। 2 तो बसें हैं। जी, वो भामाशाह की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ नहीं, वो संस्था प्रधान यहीं के लोकल थे, अब तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। जी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी अपने स्तर पे, गांव में से चंदा वगैरह इकट्ठा करके, और बसें। जी ये पास में ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है इधर है। जी पास। हाँ जी बहुत बढ़िया चलता, शानदार। आप तो यहाँ से रिटायर हुए, यहीं पढ़े, यहीं पले, यहीं बचपना गुजरा आपका, और आपने बिल्कुल यहीं शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी है। तो विद्यालय तो वैसे ही नाम रोशन करना था, इसमें क्या शक है सर? हाँ, जैसा कि इसमें सामने दिखाई दे रहा है, जी ये हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल। जी और अस्पताल से जो आप इधर कैमरे को घुमा रहे हैं और सामने ये पेड़ लगे हुए हैं, जी जी इनके नीचे से एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जी वो इस गांव का बैंक है, जी राजस्थान ग्रामीण बैंक। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये इस विद्यालय का जिम है, जहाँ स्कूल के बच्चे और गांव वालों को भी इसमें आने की छूट है। वो आके अगर यहाँ आके कसरत वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बराबर में इधर जो खेल के मैदान है, इन खेल के मैदान में एक झंडा फहरा रहा आप दिख रहे हैं, ये शहीद स्मारक है, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसकी याद स्थापना की। तो इस समय ये बंद है, बाकी जिम में बहुत मशीनें लगी हुई हैं कसरत वगैरह करने की, और बच्चे वो इसका खूब भरपूर लाभ उठाते हैं। रामदेव जी महाराज का मंदिर है सर, बात करते हैं रामदेव जी महाराज के मंदिर को लेके, तो मंदिर का क्या इतिहास है सर? ऐसा है, ये मंदिर ज़्यादा पुराना नहीं है जी अभी जो यहाँ पुजारी है साहिब दास, जी इनके पिता थे जयराम दास, जी उनका ये पीछे की तरफ घर है, घर के अंदर ही एक छोटा सा था, जी वहाँ पूजा वगैरह करते थे। फिर गांव वालों ने मिलकर ये इधर मंदिर बना दिया, जी तो अब इसमें पूजा वगैरह होती है। जी। और मेले को लेके बात करते हैं तो बड़ा मेला भंडारा इसका आयोजन। कोई विशेष ज़्यादा बड़ा मेला तो यहाँ नहीं बढ़ता, लेकिन फिर भी ये जो भाद्रपद महीना आता है, जी इसमें आयोजन होता है, यहाँ लोग बाग इकट्ठे होते हैं जी। और पूजा अर्चना की जाती है। गोगा जी महाराज का मंदिर है, तो मंदिर का इतिहास अच्छे जानते हैं सर। बात करते हैं गोगा जी महाराज के मंदिर को लेके, तो मंदिर का क्या इतिहास है? ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, जी ये काफ़ी पुराना है। जी मैं जब छोटा था जी तब की एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। जी यहाँ पर एक संत आए थे, जी पहले ये गोगा बेड़ी उधर बीड़ में थी, जी
लेकिन यहाँ एक संत आए थे और वो कई दिनों तक उन्होंने यहाँ पर तप किया था। तप करने के बाद उन्होंने कहा था कि ये जगह जो है वो इतनी पवित्र है कि यहाँ अगर कोई देवस्थान की स्थापना की जाए तो वो बहुत ही मतलब गांव के लिए मंगलकारी होगा। तब गांव वालों ने मिलकर इस मैडी की स्थापना यहाँ पर की और गुगो जी महाराज की ये मूर्ति मंगवा कर और स्थापित की यहाँ पर। तब से भाद्रपद का महीना आता है ना जी जी तब उसकी नवमी को यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है और हर प्रकार से मतलब भक्ति संगीत भी होता है। गांव वाले औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े सब इकट्ठे होते हैं और खूब खुशी मनाते हैं। और अमूमन देखा गया है कि ये भाद्रपद का मेला जब भरता है ना जी तो 90% बार हमने ये देखा है कि बरसात होती है, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम चलता है जी जी और खेतों में फसल है उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो लोगों की नीड है उसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है जी। और वो आस्था से भी जुड़ा रहता है। ये खास तौर से पूजा जाता है सर्पदंश के इलाज के लिए। अगर किसी आदमी को सर्प डस ले जी तो उसको अगर यहाँ लाया जाता है जी तो उसका जहर उतर जाता है और वो आदमी बच जाता है। ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण कोई सैकड़ों देखे हमने, जिनमें जहरीले सांप भी खाते हैं, कई कम जहर वाले भी होते हैं, लेकिन जो भी है सर्प का डसा हुआ आदमी को यहाँ लाते हैं ना जी। उसका इलाज होता है यहाँ। वर्तमान में पूजा की बात करते तो पूजा कौन करता है सर? वर्तमान में पूजा की बात करें जी तो हमारी इस गोगामेडी के पुजारी हैं ये साहिरदास जी महाराज। जी यही रामदेव जी के मंदिर में पूजा करते हैं जी और यही इस मंदिर में पूजा करते हैं। और यहाँ की सारी जिम्मेदारी, देख रेख, साफ सफाई जो भी है, जी। आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ धर्मशाला है, जी ये इधर गोरखनाथ जी का मंदिर है, जी। तो ये सारी जो व्यवस्था है जी। वो इन्हीं के अधीन है और यही देखते हैं सारा। सर, आपने गांव का विजिट करवाया, गांव की जानकारी दी, बारीकी से गांव का इतिहास बताया, तो सबसे पहले मेरी तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद। ऐसी क्या बात है। और गुरुजी बहुत ही अच्छी आपने बारीकी से गांव के बारे में मुझे समझाया, इतिहास बताया। बहुत ही अनुभव है, आपने राजकीय सेवा में सेवा दी टीचर के तौर पर गांव की विद्यालय में। तो सर और बात करते हैं अपने गांव को लेके, राजा महाराजाओं के टाइम पे ये गांव था, कौन से राजा के दिन था? ये गांव सीकर नरेश के अधीन था जी इस गांव से इस तरफ जाते हैं ना उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, जी तो 2-2.5-3 किलोमीटर के ऊपर सीकर ज़िले का बॉर्डर आ जाता है। जी उसके बाद में इधर चूरू ज़िला पड़ता है। जी इस तरफ जाते हैं तो थोड़ी दूर तक चूरू ज़िला, उसके बाद नागौर ज़िला शुरू हो जाता है। जी तो नागौर ज़िला है, वहाँ पर भी राठौड़ शासक थे। जी चूरू ज़िला है, वहाँ पर भी राठौड़ शासक थे। फिर मैं आपको बताऊं कि राजतंत्र के ज़माने में हमारा राजपूतों का जो बसावट वाला काम था ना, जी वो जाति आधार पर था। जैसे सीकर था तो ये यहाँ शासन शेखावतों का था, तो सीकर ज़िले में आप सब जगह घूम लो, आपको राजपूत शेखावती मिलेंगे। पुराने बसीवान वो हैं, कोई गोद आ गया या सिटी में कोई आके बस गया दूसरी जाति का, वो एक अलग बात है। बाकी मूलतः आपको शेखावत मिलेंगे। चूरू ज़िले में की जो ये बीदासर और सुजानगढ़ तहसील है, इधर जाओगे तो यहाँ एक राजा हुए थे बीदाजी नाम के, राठौड़ राजवंश में थे वो, तो उनके संतानें हैं वो बिदावत कहलाते हैं, तो बिदावतों के ही गांव हैं। बीकानेर ज़िले में और चूरू के उस इलाके में जाओगे तो आपको बीका राजपूत मिलेंगे, क्योंकि वो बीकानेर के जो शासक थे उनकी संतानें, राव जोधा जी की संतानें, वो जोधा राजपूत कहलाते हैं, और नागौर ज़िले में और जोधपुर ज़िले में मिलेंगे। तो क्या है कि राजतंत्र के ज़माने में राजपूतों की बसावट जिस तरह से उनका शासन था उसके अनुरूप था। तो हमारा गांव जो है वो बॉर्डर का गांव है। जैसा अभी आप पूछ रहे थे तो मैं आपको बता दूं, अधीन तो ये सीकर ज़िले में था, लेकिन ये गांव खालसा था।
मैंने बताया ना कि हमारे जो पूर्वज थे जी उनको ये 4 गांव आवंटित करके भेजा था। जी ये होता क्या है कि आजकल के ज़माने में जैसे एमएलएज पार्टी के होते हैं और वो एक दल को छोड़ के दूसरे में जाते हैं, गवर्नमेंट को गिरा देते हैं, जी जी नई सरकार बना लेते हैं, ऐसा होता है कई बार। होता है। तो राजतंत्र में भी ये होता था। जो राजा होता था उस राजा के जो भाईबंद होते थे ना, जी वो राज्य में हिस्सा मांगते थे। तो हमारे जो पूर्वज थे जी तो हम राव जी का सेखा होते हैं, और चलो हम ना होते, कोई दूसरी जाति के होते तो भी क्या है कि राजाओं के जो भाईबंद होते हैं ना वो हिस्सा मांगते। हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भी हिस्सा मांगा। तो सीकर दरबार ने क्या किया, पीछा छुड़ाने के लिए, और इधर यहाँ जो चौधरी थे उन्होंने मांग की थी कि भाई हमारे यहाँ डाका पड़ता है, राजपूत बसा दो तो डाका बंद हो जाएगा। जी तो हमारे पूर्वज थे, उनको यहाँ पर जागीर दे दी, ये 4 गांव दे दिए कि इनको लाटो खाओ और यहाँ ये चौधरी हैं इनके पास में आप रहो, ताकि ये जो राठौड़ों का एरिया है इधर से कोई डकैत ना आ सके। तो उस हिसाब से यहाँ आकर बस गए। तो वैसे देखा जाए तो मूलतः ये गांव जो है वो जाटों का बसाया हुआ है। बाटड़ जाति के चौधरी थे, उन्होंने इस गांव को बसाया। कालांतर में उनमें से एक भाई यहाँ से छोड़कर नागौर ज़िले में एक सुरपालिया गांव है वहाँ चला गया, तो उसके 50-40 परिवार वहाँ हैं, बाकी के यहाँ रह गए। वर्तमान की बात करें तो आप यूँ समझो कि जाट और राजपूतों की संख्या हमारे गांव में लगभग बराबर है, और ज़रूरत के मुताबिक फिर जैसे एससी भी आ गई, लकड़ी का काम करने वाले भी आ गए, यजमानी करने वाले ब्राह्मण भी आ गए, चमड़े का काम करने वाले भी आ गए। तो वो तो धीरे धीरे क्या है कि जहाँ एक समाज या गांव बसता है तो लोग बाग रोजगार के हिसाब से आ जाते हैं। तो यहाँ लगभग अमूमन सारी जातियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी करके, जैसे 40-50 परिवार एससी के हैं, 5-7 परिवार एसटी के हैं, 5-7 परिवार ब्राह्मण हैं, 3-4 काष्ठकार हैं, बाकी सर्वाधिक संख्या है वो राजपूतों की और जाटों की। तो सर बात करते हैं गांव की जो कृषि है उसको लेके, तो सर्वाधिक कौन सी फसल गांव में उत्पादन होती है? देखिए, इस गांव में वर्षा आधारित खेती ही होती थी आज के 10-15 साल पहले तक। जी यानी जिसको खरीफ की फसल बोलते हैं ना, बरसात के दिनों में बरसात हो जाए खेतों में बो देते हैं, और सिंचाई का साधन नहीं था। जी लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इस गांव में 1927 में विद्यालय खुल गया था, जी तो उस समय से लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई की तरफ रुझान होने के कारण पिछली 2-3 पीढ़ियाँ हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में चले गए, तो यहाँ कोई खेती करने वाला बचा ही नहीं पीछे। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो। लेकिन अब जैसे मैं रिटायर हो गया, चलो मेरा तो बच्चा गवर्नमेंट जॉब में चला गया, लेकिन सभी के थोड़े ही जाते हैं। बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनमें बड़े बुजुर्ग रिटायर, जैसे मेरे बड़े भाई हैं, दिल्ली पुलिस में थे सब इंस्पेक्टर, रिटायर हो गए, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बेरोजगार हैं। ये मेरा छोटा भाई है, एक लड़का है इसके, ये आर्मी में था, लेकिन इसका बच्चा है वो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। जैसे साक्षरता में देखा जाए तो करीब 90% गांव में साक्षरता की अगर बात करें जी तो आज की तारीख की अगर बात करें जी तो यहाँ 98% साक्षर है। वो 2% जो मैं अलग कर रहा हूँ ना, वो कौन है? या तो ब्याह के किसी दूसरे गांव से कोई ऐसी लड़की आ जाए जो अनपढ़ हो, आ जाती है कई जी बार। जी 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 जैसे हमारे राजपूत परिवारों में विवाह शादी दूर होते हैं। जी अभी मैंने बताया कि भाई राजतंत्र के ज़माने में हमारी बसावट जहाँ जिसका शासन था उसके हिसाब से थी, तो हमारे सीकर ज़िले में तो हमारा रिश्ता ही नहीं होता, दूरी होता है, हम तो शेखावत हैं, सब भाई हैं। भाईपन। तो हमें तो नागौर ज़िले में, अजमेर ज़िले में या जोधपुर ज़िले में जाना पड़ता है। उधर साक्षरता की दर बहुत नीची है, तो कई बार कोई अनपढ़ लड़की भी आ जाती है। 98% साक्षरता है गाँव में। हाँ, 98% साक्षर है। इस गांव में पैदा हुआ कोई भी बच्चा निरक्षर नहीं है। हाँ, कोई मानसिक रूप से मान लो कमज़ोर हो, वो अलग बात है। जैसे अभी एक वो यहाँ चिल्ला रहा था ना, जी जी ऐसे 5-7 लड़के हैं गांव में,
जैसे सर बात करते हैं स्वतंत्रता को लेके, स्वतंत्रता सेनानी कोई गांव में हुआ हो ऐसा वीर योद्धा? बिल्कुल साहब, हमारे गांव में पन्ने सिंह जी बाटड़ स्वतंत्रता सेनानी हुए थे। और यहाँ का सबसे बड़ा सीकर जिले का किसान आंदोलन हुआ था, एक कुदन में और एक खूड़ी में। खूड़ी में, हाँ जी ये खूड़ी है ना सीकर के पास जी में। जी जी। तो उन आंदोलनों में भी हमारे पन्ने सिंह जी बाटड़ थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। और वो किस्से कहा करते थे कि यहाँ तो आप ये मानते थे कि राजा का राज था, लेकिन कायदे से ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, जिसे हम अब जिला कलेक्टर बोलते हैं, उसको उस ज़माने में स्थानीय भाषा में बेब कहते थे। तो बेब सीकर में बैठता था और बेब के आदेश की पालना की जाती थी, यानी तात्कालिक जिला कलेक्टर। और उसके आदेश से वो जो किसान सम्मेलन हुआ, उस पे घुड़सवारों की जो पुलिस थी ना, उसको चढ़ा दिया था। और उसमें बहुत से लोग मारे भी गए थे, बहुत से घायल भी हुए थे, और लोगों को वहाँ से भागना भी पड़ा था। तो वो हमारे पन्ने सिंह जी बाटड़ उस ज़माने के स्वतंत्रता सेनानी थे। और यही वजह रही कि उनका शिक्षा के प्रति रुझान था। तो उन्होंने यहाँ जो ये विद्यालय अपन देख के आए हैं, इसकी बात कर रहे थे ना जी, इसको खुलवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था कि दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो शिक्षा है। इसलिए हमारे गांव में स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करके छोटा सा स्कूल खोला, वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया। दूसरी तरफ उनके ही एक बेटे आगे चलकर एमएलए बने, वो जगन सिंह जी बाटड़, वो उनके बेटे थे पन्ने सिंह जी के, जो दातारामगढ़ तहसील से विधायक बने। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद है? किसान आंदोलन हुआ, आपने कुदन में बता रहे हो, वहाँ कोई ऐसा किस्सा जो यादगार हो आपको, आपने सुना हो? किस्सा तो एक ज़रूर सुन रखा है जी, हमारे पन्ने सिंह जी हैं, ये तो बड़े यूँ कहो आप बड़े कलेजे वाले आदमी थे, नीडर, जिसको बेखौफ कहते हैं। जी, उनके साथ एक आदमी और चले गए थे हमारे गांव के। वो जो दूसरे आदमी गए थे वो डर गए। वहाँ जो ही वो घोड़ा पुलिस ने हमला किया ना, डर गए और वो भाग खड़े हुए वहाँ से। जी, जो चारा डाल के जमा किया हुआ था उसके अंदर घुस गए। अच्छा, तो वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो घोड़ा पुलिस थी, वो कह दो चाहे राजा की फौज कह दो, बात तो एक ही है। एक वो निकल गए जी, और वो सभा भी भंग हो गई, लोग बाग इधर उधर भाग गए। तो वो पन्ने सिंह जी बताया करते थे, बाद में वहाँ से चलकर गांव आ गए। लेकिन वो जो दूसरे थे ना उनके साथ, उनके दिमाग में डर बैठ गया, और इतना ज़्यादा डर बैठा कि कहते हैं कि वो रात को भी चिल्लाया करते थे, अच्छा, अरे राजा की फौज आ गई मारेगी, अरे राजा की फौज आ गई मारेगी। और कोई महीना 20 दिन निकाला और मर गए। डर के हमारे कलेजा फट गया उनका, क्योंकि कभी ऐसा देखा तो था नहीं। और अचानक वो हादसा हुआ ना, तो उससे डर लगा उनको। तो होता है कई बार। कोई और किस्सा? बाकी और देखो, नॉर्मल गांव है, सुविधाएं वगैरह मैंने आपको सब दिखा दी। आपका आवागमन के लिए कोई सरकारी रोडवेज? सरकारी रोडवेज तो नहीं है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से लेकर रात तक हर आधे घंटे में तो यहाँ बस है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए 4-4, 5-5 बसें यहाँ से जाती हैं और वापस आती हैं। और लक्ष्मणगढ़ जाती हैं 8-10 बसें, वापस आती हैं। फतेहपुर जाती है, आती है। रतनगढ़ जाती है, आती है। 7-8 सालासर जाती हैं, आती हैं। यानी सालासर, मालासी, रतनगढ़ और फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और सीकर, यहाँ तक सुबह से लेकर शाम तक आवागमन के साधन हैं। गांव की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिनके पास अपना व्यक्तिगत साधन न हो। हर परिवार के अंदर 2-3-4 आवागमन के साधन मिलेंगे। समाज संपन्न परिवार हैं। मैंने बताया ना, मेरा भाई आर्मी में, मैं टीचर था, एक भाई सब इंस्पेक्टर थे,
मेरा बच्चा टीचर है, ये परिवार वाले हैं, इनमें 2 आर्मी में हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं। इसके उस तरफ वो जो 3 घर हैं वो तीनों ही आर्मी में हैं, वो बड़े चाचा के लड़के हैं, सभी नौकरी करते। मेरे फादर खुद आर्मी में थे और रिटायर होके आके फिर सरपंच का चुनाव लड़के 13 साल सरपंच रहे थे। मैंने कहा ना, इस स्कूल की वजह से, विद्यालय, यानी जिस समय लोग पढ़ाई की कल्पना नहीं कर सकते थे, उस समय के हमारे यहाँ पर ग्रेजुएट है। मैं इस गांव का बहुत बाद का ग्रेजुएट हूँ। मेरे से पहले तो नहीं मालूम कितने लड़के यहाँ ग्रेजुएशन कर चुके, एमएलए रह चुके। एक वो सुखवीर सिंह जी थे, वो कलेक्टर थे, और ये भू विकास अधिकारी, बीडीओ वगैरह, डॉक्टर तो यहाँ कोई 15-20 हैं। अभी 8-10 तो अब भी नौकरी में, 8-10 रिटायर हो गए। 5-7 इंजीनियर हैं उस ज़माने के। और ये सामान्य जो नौकरियां, जैसे कोई बाबू की है, टीचर की है, कोई पुलिस में जवान की है, अमूमन हर घर में मिल जाएगा आपको। साथियों, ये था गांव अपना बाटड़ा नाव।